एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर टॉक विद पंकज। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट है अमन तिवारी। तो स्वागत है आपका अमन हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे YouTube चैनल पर आकर? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया अमन जी। तो अमन जी, आप मुझे ये बताइए कि आप का मैंने वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर काफ़ी सारे, तो आप जिस तरीके से बोलते हैं यूट्यूब पे वीडियो में, और आप स्टेज पे काफ़ी सारे कॉलेज में भी काफ़ी जगह बोलते हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप किस तरीके से लोगों को बोलते हैं? नॉर्मल लोग नहीं बोल पाते इस उम्र में, आकर सबको स्टेज पर डर लगता है, पर आप किस तरीके से ऐसे बोल रहे थे, इसके बारे में ज़रा बताएंगे आप? पता है, मैं बोलता हूँ तो सिर्फ, और कविताएं भी लिखता हूँ तो सिर्फ देश पर। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आपको पता है भारत माँ को पहली बार कब शोक मिला था? भारत माँ को पहली बार उस दिन ज़्यादा शोक मिला जब शस्त्र फेंक के बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। भारत माँ को पहली बार उस दिन ज़्यादा शोक मिला जब शस्त्र फेंक के बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। अगर रक्त देख के दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना। और 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। और ये दुनिया जूझ रही जिससे वो शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता, और पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगती कश्मीरी घाटी में। तो मैंने काफ़ी इस तरह से अपने को बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपने को डेवलप किया है। अपने वीडियोस भी देखा होगा, मैं भागवत का भी क्लासेस ले रहा हूँ लेसन वाइज, और मेरी बुक भी आने वाली है। उसमें मैंने भागवत गीता से रिलेट करके काफ़ी स्टूडेंट को समझाने का प्रयास किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो लोग स्टेज पे चढ़कर डर लगता है लोगों को, आपको नहीं लगता? आपको मैंने देखा स्टेज पे बोलते हुए, और आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, आप जितना जोश से बोलते हैं वो काफ़ी ऑडियंस जो नॉर्मल बैठी होगी वो भी जाग जाएगी इतना तरीके से आप जो बोलते हैं। पर मुझे आपका ये चीज़ अच्छा लगता है कि आपको स्टेज पर डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता डर आपको? नॉर्मल इंसान अगर स्टेज पर चढ़े तो उसे डर लगता है। स्टेज पर चढ़कर ये लगता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, और मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। तो आप भी ये सब सोचते हैं? हमारी ऑडियंस को ज़रा बताइए। पता है, सबसे इंटरेस्टिंग आपने एक पॉइंट्स कहा कि मैं कुछ गलत बोल दूं तो लोगों को क्या लगेगा। पता है, आप गलत, अगर आपको किसी को गाली देना हो तो वो गाली काफ़ी आप कॉन्फिडेंस से दे पाते हैं, क्योंकि वो आपकी भावनाएं हैं, आप उसके बारे में इसी तरह की चीज़ सोच रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको गाली दे पाते हैं। और लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर आप अपने में बिल्डअप करें तो आप स्टेज पे जाते हैं दूसरे के बातों को रट करके और बोलते हैं, वो भी डरे रहते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपकी बातें नहीं है, ये किसी और की बातें हैं जो आप स्टेज पे बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा यही कारण है कि आप स्टेज पे कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। जब बातें आपके भावनाओं के खुद की होगी, आप खुद वैसा आपका थिंकिंग होगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर बोल पाएंगे स्टेज पर। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बातें आपने लिखी है, अपने जीवन में समझा है, और जिससे आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अपने खुद के सोच को लिखिए, उसे स्टेज पे लोगों को समझाना चाहते हैं तो समझाइए, तब जाके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक स्किल ऐसी डेवलप होगी कि आप किसी भी स्टेज पे नहीं डरेंगे, आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, क्योंकि वो आपकी सोच है जो आप बोल पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि अमन जी ने कहा, स्टेज पर रटकर नहीं चढ़ना चाहिए, अपने अंदर की आवाज़ को बोलना चाहिए जो तुम बोलना चाहते हो। पर जैसा कि गाली देने का एक एग्जाम्पल दिया ना अमन जी ने, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि अमन जी ने कहा है कि अपन जो भी बोलते हैं तो वो अंदर से निकलती है, इससे इंसान को डर नहीं लगता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा अमन जी। और ये बताइए अमन जी, जब आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे जब चढ़े तो आपको थोड़ा सा तो डर लगा होगा ना? जैसा कि अभी आप इतने कॉन्फिडेंस हो, आप अभी आए, तो आप कितने सालों से आप ये स्टेज पे बोल रहे हो? आप आई थिंक आप गांव में भी काफ़ी बोलते होंगे। जी बिल्कुल, हमारे गांव का इन्वायरमेंट भी काफ़ी बेहतर है, वो भी ये सब मायनों में काफ़ी हम लोग इस तरह के फंक्शंस करते रहते हैं। हाँ, आपने पूछा कि डर तो पहली बार
कोई अचानक से तो बड़ा हो ही नहीं जाता, बड़ा होने में तो समय ही लगता है। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी डराती थी, लेकिन मैंने उससे कभी डरा नहीं। जैसे कि मैं जब भी स्टेज पे बोलता था तो काफ़ी डर लगता था हमें कि मैं भी कहीं गलत ना बोल दूं, लेकिन मैंने इस पॉइंट्स को पकड़ा और मैं अपना खुद इस तरह की सोच को, जो मेरी सोच है, और मैं अभी भी देशभक्ति की भी बात कर रहा हूं, तो देशभक्ति भी ये मेरी सोच है, ये किसी और की सोच नहीं है कि मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये ऐसी हमारी सोच है। तो काफ़ी ऐसी मेरी बचपन से ही सोच रही है कि मैं लोगों को देशभक्ति के प्रति काफ़ी बताऊं, प्रभावित करूं, जगाऊं। तो इस तरह से मैंने अपने कॉन्फिडेंस को काफ़ी बेहतर किया। और फिर उसके बाद जब मैंने खुद की बातों को बोलने लगा, खुद के सोच को बताने लगा, उसके बाद से ही मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे डर लग रहा है। और डर भी लगे तो क्या, ये हमारी सोच है, मैं तो लोगों को बताऊंगा ही। अच्छा अमन जी की मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी कि जो मन में आ रहा वो बोलो और अपने मन की भाषा बोलो कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे, जैसे इनके टीचर ने मोटिवेट किया कि तुम जो बोलना है वो बोलो, अपनी मन की आवाज़ बोलो। ये मुझे सबसे अच्छा लगा अमन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमन जी मुझे ये बताइए कि आप अभी कॉलेज में हैं, आप बीटेक कर रहे हो आई थिंक, तो आपने बीटेक के बारे में ऐसा क्या सोचा कि आप बीटेक कर सकते हो? आप इतने अच्छा बोल लेते हो स्टेज पे, आपका स्टेज फियर भी नहीं है, आप लोगों को जागरूकता भी फैलाते हो, आप गीता के बारे में भी लिखते हो, जैसा कि अभी आपने बताया आपका यूट्यूब चैनल भी है, उसमें आप गीता की वीडियो भी डालते हो, मैंने देखी है काफ़ी वीडियो आपके बारे में। तो ये आपका धर्म के मामले में ऐसा, आपके गाँव में भी धर्म के बारे में इतना है, आपको धर्म के मामले में इतना इंटरेस्ट कैसे है? पता है, एक धर्म ग्रंथ ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कभी अपने जीवन में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, उनका रास्ता चेंज हो जाता है, जो मैं अभी बताना चाहूँगा। लेकिन जिस प्रकार से लड़की लड़का का चक्कर हो जाता है, धर्म ग्रंथ काफ़ी हमें रोकने के लिए बेहतर होता है, और यही मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। तो अमन जी आपने ये जो लड़का लड़की का जो चक्कर बताया, इसके बिना तो नॉर्मल इंसान रह ही नहीं पाएगा। कॉलेज लाइफ में लड़का लड़की का चक्कर नहीं चला तो क्या मतलब, जो एक बात कही है कि जिंदगी के 3 उसूल, जिंदगी के 4 उसूल हैं, खिलौना, इश्क, पैसा और खुदा। तो ये तो जिंदगी का उसूल चला आ रहा है। तो अभी खिलौने तो आप खेल लिए, बचपन में खूब खेले, अभी इसका टाइम, इसके बाद फिर पैसा, और बुढ़ापे में 60 के बाद तो खुदा ही खुदा है फिर तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है, बताइए आप जरा थोड़ा। देखिए, दोस्ती किसी से भी हो सकती है, हाँ। वो आपकी सोच है, अश्लीलता हमारी खुद की सोच है। अगर वो ईश्वर की होती तो वो हमें कपड़े पहना कर भेजता। तो अगर आपने कोई लड़की से बात कर रहे हैं, लड़के से बात कर रहे हैं, तो वो आपकी सोच है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो लड़की से भी सीख सकते हैं, लड़के से भी सीख सकते हैं, बस आपके अंदर सीखने की कला होनी चाहिए। जैसा कि अमन जी ने बताया कि सीखने की कला होनी चाहिए, और सीखने की कला ये होनी चाहिए, बड़ा छोटा नहीं देखना चाहिए सीखने में। बीटेक आपने ली है, बीजेएमसी आपने क्यों नहीं चूज़ किया? कि आपको बीटेक का कोई पहले का प्लान था कि घर वालों का प्रेशर था कि बीटेक करनी है मुझे, कि आप इतना अच्छा बोल लेते हो, इतना अच्छा आप लोगों को गाइड भी कर सकते हो, आप एक लीडर भी बन सकते हो, तो ये मुझे आई थिंक ये लगता है आपको बीजेएमसी करनी चाहिए, कि बीजेएमसी आप रिपोर्टर टाइप बन सकते थे, आप काफ़ी अच्छा बोल सकते थे, तो आपने बीटेक क्यों डिसाइड किया? इसके बारे में ज़रा बताएंगे। जाहिर सी बात है, आप तो वैसे जानते ही होंगे कि जो भी बीजेएमसी करते हैं, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं, उसमें तो सभी लोग बोलते ही हैं। तो जाहिर सी बात है वो लोग तो उस समाज को संभाल लेंगे, निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आपका बीटेक है, घर वालों को कोई दबाव नहीं रहा कि आपको बीटेक करनी है, आपकी खुद की सोचती है बीटेक की, कि घर वालों को प्रेशर था कि नहीं बीटेक करेगा मेरा बेटा, 12th पास कर लिए, साइंस स्ट्रीम से 12th पास किए तो बीटेक करना चाहिए, घर वालों को प्रेशर था कि अपनी मर्जी से आपने बीटेक लिया? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे घर वाले तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो तो बीटेक का नाम भी नहीं जानते हैं, बस ये हमारी चॉइस है, और मैं इसमें काफ़ी बेहतर करूँगा, करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अभी से डिसाइड कर लिया है और मैं काफ़ी इस पे काम भी कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाऊँ जिसमें काफ़ी मिनिमम कॉस्ट पे जो सबके पास अवेलेबल हो जाए, हर वो गरीब बच्चा पढ़ना चाहे,
मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और मैं अच्छा भी करूँगा अगर श्री कृष्ण की इच्छा रही तो। तो इसका मतलब आप मतलब यूट्यूब चैनल पढ़ाते भी हैं आप? पढ़ाते भी हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पे? अभी तो भागवत गीता ही चल रहा है, क्योंकि पहले लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है, उनके माइंड थिंकिंग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब उनकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी फिर मैं अपने टॉपिक्स को लाऊंगा, बच्चे अच्छे से पढ़ाना शुरू करूंगा। पहले मैं श्री कृष्ण की बातों से लोगों का थॉट चेंज करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया अमन जी ने बताया। तो अमन जी अब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं, तो अब ये बताइए, अब आफ्टर जो बीटेक अब फोर्थ ईयर तक कंप्लीट कर लेंगे आप, तो उसके बाद आपका क्या प्लान है? कुछ स्टूडेंट जॉब करनी है कि आपको कुछ यूट्यूब से रिलेटेड कुछ काम करना है? इसके बारे में आप जरा हमें बताएंगे। हमारे पास इतना, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि आफ्टर 4 ईयर मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही मेहनत करके आफ्टर 4 ईयर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपना खुद तैयार कर दूंगा, जितनी हमारी यहाँ से जॉब लगेगी उतना मैं खुद से कमा लूँगा। मैंने काफ़ी उस पर काम धीरे धीरे ही करके अपने एकेडमिक को ध्यान में रख के थोड़ा थोड़ा ही समय दे रहा हूँ, लेकिन लगातार रोज़ मैं कछुए के चाल से ही चल रहा हूँ, लेकिन मैं रोज़ चल रहा हूँ। और आफ्टर 4 ईयर मुझे पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दूंगा जिस पे सिर्फ मैं ही नहीं जॉब करूँगा, मेरे साथ के कई ऐसे बच्चे जिन्हें जॉब मिलेगी और वो भी काफ़ी इसमें अच्छा कर पाएंगे। मतलब मीन्स कि आप यहाँ से जॉब तो नहीं, जॉब देकर जाएंगे आप यहाँ से? जॉब आप साथ में लेकर जाएंगे, एक अकेले नहीं 3-4 लड़के साथ लेकर जाएंगे, उनको भी जॉब देंगे आप। तो आपकी सोच काफ़ी अच्छी है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और आपकी सोच भी डिफरेंट। टेक के पर्सन के अंदर तो नॉर्मल मैंने ये देखा है कि इंसान बस पढ़ के, तो 12th पास करके कैसे साइंस स्ट्रीम से पढ़ के आया है, उसके बाद फिर वो कॉलेज लाइफ में आया तो चकाचौंध दुनिया में आ चुका है। ऐसा लगता है कि भाई कोई नई दुनिया में आ चुके हैं, तो अब जो काम कर रहा है यही कर लो बस। बाहर का है, गाँव से आए हैं, अपने कुछ लोग वैसे भी हैं, अपने यहाँ के भी हैं, तो उनका ये लगता है कि भाई जो मिल रहा है 4 साल में कर लो। पर 4 साल में करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि 4 साल के बाद क्या करना है। 4 साल के बाद क्या करना है? इन्जॉय करें, कॉलेज लाइफ इन्जॉय की होती है, बात ठीक है, माना शुरुआत के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इन्जॉय की होती है, थोड़ा बहुत इन्जॉय भी करना चाहिए लाइफ में, कि कॉलेज लाइफ में सब लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, पर अपना फ्यूचर भी देखना चाहिए कि हमें कुछ करना है कि नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको तो पता है मैं काफ़ी देशभक्ति की बातें करता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल भी उसी तरह से दूंगा। पता है बीटेक जैसे कोर्स करके भी वो ये नहीं सोच पाते कि वो कर क्या रहे हैं। बीटेक तो कर रहे हैं लेकिन वो उनका गोल ही डिसाइड नहीं है, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ अभी। और स्टूडेंट्स 12th पास करके भी ये नहीं सोच पा रहे मुझे करना क्या है। लेकिन आप एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, भगत सिंह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अपने उम्र के 4थे वर्ष में ही उन्होंने अपने जीवन की सारी जितने भी हैं सब डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना क्या है। उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मुझे देश आज़ाद करना है, और उन्होंने 4थे साल से ही अपना काम शुरू किया और उन्होंने काफ़ी प्रगति भी कर ली, काफ़ी संघर्ष भी। और आप तो स्टूडेंट्स को ऐसे लोगों की कहानी पढ़नी चाहिए, ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। तो अमन जी आपने बिल्कुल सच कहा कि बायोग्राफी पढ़ाई तो करनी चाहिए, जो अपनी बीटेक की पढ़ाई वो तो करें, साथ में आप फाइनेंशियली बुक पढ़ें, देश की भक्ति के बारे में बुक पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें। इन बुक्स को पढ़ने में आपकी काफ़ी नॉलेज इंक्रीज होगी, जो कि कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ाई जाती है। कॉलेज लाइफ में ये सब ज्ञान नहीं सिखाया जाता। कॉलेज लाइफ में आपको बस वही किताबें रिलेटेड इशू पढ़ाया जाएगा, ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी CS डिपार्टमेंट से, तो उसमें और भी डाटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बट जो लाइफ में आप यहाँ पर जो आप पढ़ोगे ना, जैसे रिच डैड पुअर डैड बुक हुई, इन बुक्स को पढ़ के आप फाइनेंशियली चीज़ों को समझ सकते हो कि किस तरीके से हम अपने पैसे को, अपने बारे में, अपनी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप कि बुक्स पढ़नी चाहिए? जी बिल्कुल, काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। पता है मैं एक छोटी सी लाइन से शुरू करना चाहूँगा। अगर मैं बोलूँ तो पिता एक गणित है जो कठिन है, समझ में नहीं आता, लेकिन माँ एक काल्पनिक कहानी है जो अपने बच्चे को एक काल्पनिक कहानी सुनाती है और बच्चा समझ भी जाता है, काफ़ी मोटिवेशन भी उसके अंदर आ जाती है और वो समझने लगता है गणित।
वो गणित से नहीं, अब किताब पढ़ के ही, तो आप किताबों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे एनर्जी मिलती है कुछ करने की, कुछ हासिल करने की। तो किताबें सबसे पहले ज़रूरी हैं। किताबें ऐसी नहीं कि जो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब किताबें नहीं, भाषा की किताबें, बायोग्राफी की किताबें, ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में पढ़नी चाहिए। इससे काफ़ी वोकैब सेक्शन भी स्ट्रांग होता है और एक इच्छा समझ में आती है कि मानव इच्छा हमें अपने जीवन में करना क्या है ये पता चलता है। तो अमन जी की एक बात मुझे अच्छी लगी कि ज्ञान तो सफलता तुम्हें किताबों के बीच होते ही निकलेगी। एक कहावत कही है कि सफलता का इंसान में सफलता किताबों के रास्ते से ही निकलेगी। आप हमारे इस टॉक को ख़त्म करने से पहले एक लास्ट एक बढ़िया से एक पोइट्री हो जाए देशभक्ति के, जो सबको छा जाए। एक बार बढ़िया से पोइट्री हो जाए एक अच्छी सी। अभी आपने भी सुना होगा कश्मीरी पंडितों के बारे में, तो मैं कश्मीरी पंडितों के बारे में 2-3 लाइन बोलना चाहूँगा। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। मैं वो कश्मीरी पंडितों के लिए पढ़ रहा हूँ। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, अरे तिलक लगाने वालों का भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे, कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। और मैं उस पंडितों को बताना चाहूँगा जो कश्मीर से भाग गए। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन के ही खातिर परशुराम बन जाते तुम। और उसी का वजह रहेगा कि पाक का झंडा नहीं होगा इस हिंदुस्तान की माटी में। जिस दिन वो 7 लाख हथियार उठा लेंगे, पाक का झंडा नहीं होगा इस कश्मीर के हिंदुस्तान की माटी में, और हर हर महादेव के नारे लगेंगे कश्मीरी घाटी में। तो अमन जी ने काफ़ी अच्छा किया जो कि बताया कि कश्मीरी घाटी के बारे में, और अच्छा लगा अमन जी कॉन्फिडेंस देख के। और अमन जी का जो देशभक्ति के बारे में प्यार है वो तो उसका कोई जवाब नहीं है। आप शायरी समझ सकते हो कितनी खतरनाक और देशभक्ति की शायरी सुनाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा अमन जी, तो धन्यवाद मिल जाए आपको, मिलकर काफ़ी अच्छा लगा अमन जी। थैंक यू सो मच। सो गाइस, अमन जी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। हम ऐसी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपको मोटिवेट और इंस्पिरेशन देते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।